Hello everyone, this is Professor MH. In today's lecture, we will discuss lecture number 7, MCOM Part 1 Semester 1 Direct Taxes Mandatory 2 as per NEP 2020. सेम पोर्शन इज़ एप्लीकेबल फॉर एमकॉम सेमेस्टर 3 ऑल्सो, और उसी के बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए, यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन है, वही हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं. पोर्शन बोथ एम कॉम सेमेस्टर 3 एंड सेम 1 का सेम है, इसीलिए जो सेम 1 एम कॉम के लिए एप्लीकेबल है वही सेम 3 एम कॉम के लिए एप्लीकेबल होगा. इसलिए ये फर्स्ट टाइम पोर्शन में एम कॉम पार्ट 1 में डायरेक्ट टैक्सेस को लाया गया है, इसीलिए जो एम कॉम सेमेस्टर 3 का डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है वो सेम एप्लीकेबल पार्ट 1 के लिए भी है. इसीलिए एम कॉम सेमेस्टर 3 के जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पार्ट 1 सेमेस्टर 1 में. तो बोथ आर यूज इंटरचेंजेबली. जो सेमेस्टर 1 का है वो भी सेमेस्टर 3 के लिए एप्लीकेबल होगा और सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 1 के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर 7 बता रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनकम इफ़ द एसएससी इज़. स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकालना है अगर वो आरओआर है, आरएनओआर है. इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखेंगे आप, जो हम लोग को पूछा गया था आई थिंक जून में और जनवरी 2020 में, आई थिंक जून 2023 का उसका वीडियो अपलोडेड है. उसमें भी ये 2 ही पूछा गया था, तीसरा नहीं पूछा गया था, नॉन रेसिडेंट. लेकिन फिर से बता दो आपको, अगर 2 पूछा जाए तो भी आपको 3 कॉलम बनाने, 1 पूछा जाए तो भी 3 कॉलम बनाने, ये याद रखना है. ठीक है. आगे टेबल दिया है इनकम का. आपको ये डिसाइड करना है कि जो बंदा अगर आरओआर होगा तो ये इनकम पे वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी. अगर वो आरएनओआर होगा तो ये इनकम पे वो टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा, ये डिसाइड करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. फॉर्मेट देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ. एसएससी, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया तो एसएससी लिख दिया, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट पर्टिकुलर आरओआर, आरएनओआर, एनआर. देखो ये कॉलम पूछा नहीं गया था लेकिन तो भी बनाया. इसी फॉर्मेट में आप कंटिन्यू करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया आरओआर और एनआर का, ये नहीं पूछा तो आप लोग गलती कर बैठेंगे. तो पहले सॉल्व कर लेते फिर बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है. फिर यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी कर लेना है ए टू एफ. तो देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया. अमाउंट भी यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिख दी है कि बार बार हम लोग को ऐसा फ्लिप नहीं करना पड़े. तो ये आपका क्वेश्चन आ गया. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का जो लॉजिक था वो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, प्रीवियस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा. आपको सिर्फ डिसाइड करना है इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है. डिसाइड कर लिया इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल होगी. फॉरेन इनकम है, इसको टैक्सेबल होगा. इसको टैक्सेबल तभी होगा कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होना चाहिए, और इसको नॉट टैक्सेबल होता है. फिर से बता दूँ, इंडियन इनकम वो इनकम होती है जो इंडिया से जनरेट हो, इंडिया से सोर्स हो, चाहे आप उसको इंडिया में रिसीव करो मत करो या बाहर करो, कहीं पे भी करो, वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी. इंडियन इनकम में फॉरेन इनकम भी इंक्लूड हो जाती है. अगर फॉरेन इनकम बाहर कमाया और बाहर रिसीव्ड किया तो इट्स ओके. बाहर रिसीव्ड करने की बजाय आपने इंडिया में रिसीव्ड कर लिया, रिसीव्ड इन इंडिया, तो समझ जाना वो फॉरेन नहीं रहेगी, फिर इंडियन बन जाएगी. और जैसी वो इंडियन बन जाएगी तो ये तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा. आई बात समझ में. तो यही यहाँ पे लिखा है देखो, एनी इनकम फ्रॉम विच वी अर्न एनी सोर्स इन इंडिया, इंडिया में है तो वो टैक्सेबल इन इंडिया होगा, चाहे आप रिसीव इंडिया में करो, नॉट रिसीव करो, और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया करो. ठीक है. फिर वैसे ही दिया ये देखो, एनी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया अगर है इस टैक्सेबल इन इंडिया ओनली व्हेन इट इज़ रिसीव्ड इन इंडिया. तो आउटसाइड इंडिया का जो भी सोर्स है वो आउटसाइड ही टैक्सेबल है, लेकिन इंडिया में रिसीव्ड हुआ तो वो इंडियन बन जाएगी और इंडियन इनकम को टैक्सेबल तीनों में आ जाएगा. एक्सेप्ट आरओआर इसलिए बोला है कि इंडियन हो या फॉरेन हो, ये बंदे को दोनों इनकम पे टैक्स देना होता है, चाहे इंडिया में रिसीव्ड करो या मत करो. फॉरेन इनकम को भी इंडिया में रिसीव्ड करो या मत करो, दोनों को टैक्सेबल हो जाएगा, इसलिए एक्सेप्ट आरओआर किया गया है. फिर एक सेंटेंस आता है पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, ऐसा कुछ दिया रहेगा. पास्ट का कोई प्रॉफिट होगा जो इंडिया में ब्रॉट किया है, रिसीव्ड नहीं ब्रॉट, क्योंकि आपने पास्ट में पैसा जमा किया और फिर इंडिया में लेके आए तो वो रेमिटेंस होता है और वो किसी को भी टैक्सेबल नहीं होता. तो इसको भी नॉट टैक्सेबल, इसको भी नॉट टैक्सेबल, इसको भी नॉट टैक्सेबल. समझ में आया. तो ये मैंने रिकैप ले लिया है, प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने ऐसा ही बताया है. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया आपने.
अमाउंट भी लिख लिया है। अब आपको सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड करनी है, इंडियन है कि फॉरेन है। इंडियन है तो तीनों में लिखो, फॉरेन है तो इसको लिखो, इसको मत लिखो, इसको तभी लिखो जब ऐसा हो। क्लियर है। और एक चीज़ आएगी, रेमिटेंस। पहला, इंटरेस्ट ऑन टाटा मोटर लिमिटेड डिबेंचर रिसीव्ड इन स्वीडन। पहले बताओ टाटा मोटर्स किधर है, ये कंपनी किधर की है, इंडिया की है ना, तो इंडिया से जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसीव्ड आप स्वीडन में करो या मत करो, तो सबसे पहले ये इंडियन इनकम है। जैसे इंडियन इनकम बन गई आपको आगे देखना ही नहीं है, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, तो ये 60,000 है, ये तीनों जगह आ जाएगा 60,000। आई बात समझ में, यस और नो। फिर देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जलगांव कंट्रोल फ्रॉम जयपुर। जलगांव भी इंडिया में है, जयपुर भी इंडिया में है, तो इंडिया से जनरेट हो रही है, मतलब इंडियन इनकम है, तो तीनों को आ जाएगा टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। तो देखो 50,000 तीनों में लिख दिया, एकदम सिंपल है। फिर देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एट भिल्लई। भिल्लई, भिल्लई भी इंडिया के अंदर ही है, प्लांट सेल किया उससे प्रॉफिट हुआ, तो इंडिया है, इंडियन इनकम तीनों को आ जाएगा, तो 40, तीनों में 40,000 टैक्सेबल। फिर देखो, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इन दुबई नाउ ब्रॉट टू इंडिया। दुबई में कमाया फिर ब्रॉट टू इंडिया है, तो देखो एग्जैक्टली सेम दिया था। रेमिटेंस होता है तीनों में चौकड़ी, नॉट टैक्सेबल, तो इसलिए तीनों में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 या डैश मारने का। फिर देखो, पेंशन फ्रॉम इंडियन एम्प्लॉयर रिसीव्ड इन इजिप्ट। अरे भाई इंडियन एम्प्लॉयर है ना, इंडियन एम्प्लॉयर है मतलब इंडिया से आ रही है, पेंशन है तो मतलब यहाँ काम किया होगा तभी तो जनरेट हो रहा है ना। सोर्स किधर का है, इंडिया का है, तो इंडिया का सोर्स है तो इंडियन इनकम है। चाहे आप उसको रिसीव करो या मत करो या आउटसाइड इंडिया करो, उससे मतलब नहीं होता, ये इंडियन इनकम है, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, तो तीनों में अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 1,20,000 1,20,000। समझ में आई बात, एकदम सिंपल है। फिर देखो, सेविंग बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लोग पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करते, ये देखते सेविंग बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई आ गया, एसबीआई आ गया है, ख़त्म हो गया, हाँ इंडियन है इंडियन है इंडियन है इंडियन है इंडियन है, तीनों को आएगा। लेकिन पहले ध्यान से पढ़ो, कौन सी ब्रांच है, लंदन है, तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मानते हैं, लेकिन ये बैंक है किधर, इंडिया में थोड़ी है, बाहर के देश में, और बाहर के देश में मतलब फॉरेन है, फॉरेन है, तो ये इनकम क्या हो जाएगी, फॉरेन इनकम हो जाएगी। और ये किसको टैक्सेबल है, सिर्फ एक को टैक्सेबल होगी, इसको नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया नहीं हो रही है और नॉट टैक्सेबल, इसको तो आता ही नहीं है, तो एक ही में अमाउंट आएगा 10,000, ये दो में नहीं आएगा। आई बात समझ में, यस और नो। अब एक क्वेश्चन आया था इससे पहले, मैं अभी बता दूं, देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ब्रांच ऑफ इंडियन बिजनेस। अब ये ब्रांच है और इंडियन बिजनेस है, ये हम लोग ने दो में लिखा था कि कंट्रोल मैनेज सेटअप हो रहा है, और सेम देखो क्वेश्चन आया है, ये भी लंदन ब्रांच है, तो ये भी ऑपरेट कहाँ से हो रहा होगा, इंडिया से हो रहा होगा, तो ये भी तो सेटअप तो RNR में भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो लंदन ब्रांच है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे ये इंडियन बिजनेस है, बिजनेस है तो इंडिया वाला वहाँ पे कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि ऐसे से बिजनेस करना है। अब ये क्या है, ये बैंक है, आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आपने यहाँ पे भी 10,000 लिख दिया तो कोई गलत नहीं होगा, आपका अजम्पशन होगा कि भाई इट इज़ कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया है, तो आप वहाँ पे एक अजम्पशन डाल के लिखेंगे और अमाउंट लिख देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ये जो बैंक है ना, वो बैंक सेपरेटली ऑपरेट हो रहा है वहाँ पर, और वहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो वहाँ के हिसाब से मिल रहा है, इसीलिए वहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो वहाँ के कंट्री के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन वहाँ का करेंसी का रेट अलग होगा, वहाँ का इंटरेस्ट रेट अलग होगा, वहाँ की जो कंडीशन होगी वो अलग होगी। इस वाले केस के अंदर क्या था कि इंडिया का बिजनेस है, कि इंडिया के बिजनेस के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन ब्रांच को ऑपरेट करना होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला इंडिया से बोल सकता है लंदन ब्रांच को कि इस तरीके से ऑपरेट करो, तो वो भी हो सकता है। तो दोनों अजम्पशन लेके आप कर सकते हो, 10,000 यहाँ पे भी आएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जगह लिया है, आप इसको 10,000 यहाँ पे भी लिख सकते हैं अजम्पशन डाल के। आ रही है बात समझ में, तो हम लोग भी चल कर लेते हैं कि यहाँ पे ये लंदन ब्रांच से हो रहा तो ऑपरेट हो रहा है, तो 10,000 आप यहाँ लिख देना, लेकिन यहाँ पे अजम्पशन लिखना इट इज़ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं करना है तो इसको 0 रखो और बस क्वेश्चन ख़त्म कर दो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया था 8 मार्क के लिए
फरवरी 23 में, देखो एग्जैक्टली सेम आया था। तो ये सब रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट किया अपलोडिंग करने। तो आप इसको गो थ्रू करो। अब इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो इसका आएगा 2,80,000, 2,70,000, 2,70,000। आपका 8 मार्क आपको मिल जाएगा पूरा। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम में 8 मार्क के लिए। तो अभी भी आ सकता है, तो आप इसको गो थ्रू करो। 2-3 बहुत सारे वीडियो अपलोड हो गए, ये 7th वीडियो है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है। तो आप गो थ्रू करते रहना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना। डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।